Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you Politics chapter 2nd. Our chapter name is Constitutional Design, संविधान का निर्माण। बच्चों, मैंने आपको इसमें जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका के बारे में बता दिया था, लेकिन जो आपका साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है वहाँ उससे आपका ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ जो आपका इंडिया से रिलेटेड है सिर्फ वही होगा। जैसे कि यहाँ से वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका जितना भी ये सब ये आपका ऊपर जो सिलेबस है ये नहीं रहेगा 9th में, वह इस साल नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आपका ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उस संविधान क्या करता है हमारे लिए। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से बिना संविधान के कोई नियम कानून नहीं था। वहाँ पे इस नए लोकतंत्र में दमन करने वालों और दमन सहने वालों दोनों ही साथ साथ समान हैं और एक हैसियत से, मतलब साथ में योजना बना रहे थे रहने की। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था, ऐसा मैंने आपको बताया था। लंबे समय से चली बातचीत के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एक संविधान बना और जो है जिसकी उसकी कुछ वहाँ पे मुख्य बातें थी। जो है पहला यह कि यह साथ रहें और विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। मतलब फर्स्ट इट इज़ द जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड द कोऑर्डिनेट दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकेंड इट द स्पेसिफाई how the government will be constituted and who will the power to take which the decision. Third, it is a lay down limit on the powers of the government and tell us what the rights of the citizen are. And fourth is it is the express that the aspirations of the people about the creating a good society. तो ये जो है उनके आपके मेन थॉट्स थे, ठीक। अब आपका आता भारतीय संविधान का निर्माण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो ये मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बताया था, आपको याद होगा इन पर्सन के बारे में बताया था, ठीक। तो आपका अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगी, अगर नहीं याद होगा तो पुराना वीडियो में जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और जब देखा करिए तो आप उसमें क्या किया करिए, थोड़ा सा चैनल को लाइक भी कर दिया करिए। सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं आप लोग। देखिए, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रिविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of different subject at the stage. Let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this two way. We can understand it by the reading the view of some of the major leaders on your constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. Let us turn to see these one by one. तो देखिए, इसमें जो है इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। यह काम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से? अपने नेताओं से संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। एक एक करके इनके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, जो द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू मे हैव द नोटिस अ name missing from the sketches of the makers of the constitution. Mahatma Gandhi was not a member of the constitution assembly, yet there were many members of the followed this vision. Years ago, written in his magazine Young India 1931, he spelled out what he wanted to the constitution to. तो आपने कुछ मतलब आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी।
कि अरे इतनी महान हस्ती जैसे महात्मा गांधी हैं, यानी इनको संविधान सभा में नहीं मतलब पार्टिसिपेट किए, उनके सदस्य नहीं थे, तो भी जो है आप सोचेंगे बताइए महात्मा गांधी को भारत को आज़ाद कराने में इतना बड़ा रोल रहा और वो नहीं रहे। पर उनके संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के मतलब फॉलोअर्स थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षाएं जो उनकी थी उन्होंने लिख दिया था। क्या अपेक्षाएं थी ये देखिए, पूछ सकता है कि गांधी जी संविधान के बारे में क्या चाहते थे। I shall strive for a constitution which will release India from the all thraldom and the patronage. I shall work for an Indian in which the poorest shall feel that it is their country is whose making they have an effect, whereas an India in which there shall be no high class and low class of the people, and India in which all the communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an Indian for the course of untouchability or the course of curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with the nothing else. तो मीन्स उन्होंने कहा था कि मेरे भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत देश में लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत और शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों के जैसे क्या मिले, अधिकार मिले। मैं इससे कम में संतुष्ट नहीं होगा। मतलब इतना जब उसमें संविधान में ये बातें रहेंगी, अगर इससे कम बातें रहीं तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा अपने संविधान से। तो इनके जो थॉट्स थे यंग इंडिया में निकले हुए थे, तो इसको उनको ध्यान रखा गया। देखिए हमारे संविधान में ये अधिकार है ना कि मेल फीमेल सब क्या है, कानून के सामने एक बराबर हैं और सबको कुछ उनके अकॉर्डिंग फैसिलिटी दी गई है। मैंने इस मेंबर्स के बारे में आपको बता दिया था पहले ही, ठीक। ये देखिए, दिस इज द ड्रीम ऑफ इंडियन है द एलिमेटेड inequality was shared by the Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could not remove. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. He in this concluding speech of the Constituent Assembly, he started his anxiety very clearly. मतलब भेदभाव गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मतलब ये महात्मा गांधी का जो विजन था उनका भी था, असमानता कैसे दूर की जाए, इस बारे में उनके विचार दूसरे से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की है। जिस तरह से गांधी जी रिमूव करना चाहते थे असमानता, वो इस तरह से अम्बेडकर जी नहीं करना, उनकी दोनों लोग रिमूव करना चाहते थे, लेकिन उनके क्रियाकलाप में क्या था, अंतर था। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। देखिए, ये देखिए, On the 26th January 1950, he was going to enter a life of the contradictions. In politics, we will have equality, and in social and the economic life, we will have equality. In politics, we will be recognize the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and the economic life, we shall by reason of our
social and economic structure continue to deny and the principles of one man one value have long shall be continue to live this life to the contradictions. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to if for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, 26 जनवरी 1950 को जब हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानताओं से भरा होगा। मतलब राजनीति में तो समानता रहेगी, लेकिन जो है वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान रहेंगे। देखिए, आप भी देखते हैं, कोई लोग गरीब अमीर, ठीक है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। मतलब राजनीति में जैसे अमीर भी, अनिल अंबानी भी एक वोट दिए तो उनके भी वो महत्व होगा, एक मजदूर देगा उसका भी एक ही माना जाएगा। अनिल अंबानी के वोट को 5 वोट नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास जीवन के कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? मतलब ये किस प्रकार से जो समानता है कब तक नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। तो मतलब उनका ये विचार था। गांधी जी का दूसरा विचार था। आखिर में क्या हुआ? आखिर में आइए 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिए थे उसको देखिए। ये बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए, बता दे रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सेंड नहीं होगा। देखिए, उन्होंने कहा था, वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और जब अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें और पूरी तरह से, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक इसको पूरा करें। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी तब सारी दुनिया सोती होगी, तब हमारा भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम अपने पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। मतलब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ी। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। मतलब एक जैसे माँ होती है, एक मतलब बच्चे को जन्म देने में क्या वो जो दर्द महसूस करती, तो उसी तरह दर्द भारत को भी हुआ था, भारत के लोगों को भी हुआ था। इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अपने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों से में पड़े लाखों करोड़ों लोगों को सेवा करना। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान का और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न होने पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मतलब उनको सब पूरे पर्सन को खुश करने का उनका वो था कि सभी पर्सन क्या रहें, सुखी और संपन्न रहें। ठीक, तो ये आपका देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका संविधान का दर्शन जो है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। दैट्स ऑल। इसको पढ़िएगा और ये जो उनके थॉट्स हैं ज़रूर याद करिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।